नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही लर्निंग प्रोसेस में एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको प्रेजेंटेशन आपके लिए लेके आए हैं। और ये प्रेजेंटेशन इसलिए इंटरेस्टिंग है और अहम है क्योंकि ये बिज़नेस फ्रेंचाइज़ का डेफिनेटली हिस्सा है। और अगर आप ऐसे अग्रीमेंट में और ऐसे बिज़नेस में, फ्रेंचाइज़ बिज़नेस में आप शामिल होने की सोच रहे हैं, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लर्निंग है जो आपको उन मौक़ों पे काम करेगी, आपकी अवेयरनेस बढ़ाएगी। और आज का फोकस हम लोग करने वाले हैं ऐसे कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे इस अग्रीमेंट में आने से पहले हम नेगोशिएट कर सकते हैं, बार्गेन कर सकते हैं उन टर्म्स एंड कंडीशंस पे जो कि हमारे लिए फेवरेबल हो या हमारे लिए कन्वीनियंट हो, और ऐसी कोई दिक्कत हमें फ्यूचर में ना ले के रखे हमारे लिए और हम ऐसी मुसीबत में ना पड़ें। तो किन एस्पेक्ट्स का हम ध्यान रखें और कैसे हम उनमें नेगोशिएट या बार्गेन कर सकते हैं, इस पे आज जोर रहेगा। तो आइए आज का ये सफ़र शुरू करते हैं। ये भी समझते हैं कि ऐसा क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आप एक लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट में आप शामिल हो रहे हैं। यहाँ पे स्टेक्स हाई हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी, आपको कुछ चीज़ें अंडर लॉ कंप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि वो मैंडेटरी है आपके लिए। आफ्टर ऑल ये जो अग्रीमेंट है ये लीगल डॉक्यूमेंट है, ये एनफोर्सेबल बाय लॉ है। और एक बार जब आप साइन कर देते हैं तो इसका ये भी मतलब है कि आपने नेगोशिएशन के जो अब स्कोप है उसको आपने ख़त्म कर दिया है, क्योंकि आप अग्री कर लिया है कि अब आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे। तो किसी भी अग्रीमेंट में एंटर करने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि हम सोच समझ के ठंडे दिमाग से सारी चीज़ें के बारे में अवेयर होके सारे डिटेल्स जान के और तब आगे बढ़ें, क्योंकि कोई स्टैंडर्ड नहीं सेट है कि सब बिज़नेस एग्रीमेंट्स के, सब फ्रेंचाइज बिज़नेस एग्रीमेंट के एक ही टेम्पलेट होगा। ऐसा नहीं है, वो बिज़नेस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है आपके और फ्रेंचाइज़र के बीच में। तो इतने सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। तो एक और एस्पेक्ट जो आपको ध्यान में रखना है कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस फ्रेंचाइज़र लेके आया है या वो बिज़नेस लेके आया है, हमेशा स्कोप रहता है नेगोशिएशन का। ये एस्पेक्ट, ये माइंडसेट आपको पहले से डेवलप करना ज़रूरी है। और फिर हम कैसे इसको प्रॉफिटेबली, स्ट्रेटिजिकली अपने लिए यूज़ कर सकते हैं, ये हम इसमें पूरा देखेंगे आज के इस लर्निंग एस्पेक्ट में। जो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो सवाल डेफिनेटली बनता है कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि नेगोशिएबल लिस्ट में आ सकती हैं, जिन पे हम ध्यान रख सकते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको कंस्ट्रेंट कर रही है, आपकी कैपेसिटी को रोक रही है, आपको लिमिट कर रही है, वो डेफिनेटली नेगोशिएबल होती है। तो अब आप किन किन एरिया में नेगोशिएट कर सकते हैं? आप ज़्यादा सपोर्ट के लिए नेगोशिएट कर सकते हैं, क्योंकि आप नए बिज़नेस पे जा रहे हैं, नए बिज़नेस आइडिया है, नई टेरिटरी में आप जा रहे हैं। तो ज़्यादा सपोर्ट आप नेगोशिएट कर सकते हैं। आप फाइनेंशियल एड सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट होना ही है। और कहाँ पे आपको ज़्यादा फाइनेंशियली आपको बेनिफिट मिल सकता है, कैसे आपको कुछ टाइम से या कुछ सर्टेन परसेंटेज कम करने से, जहाँ से भी आपको मॉनेटरी वो सपोर्ट मिल सकता है, आप वो नेगोशिएट कर सकते हैं। और हमेशा जो इनिशियल के जो स्टार्टिंग स्टेजेस होते हैं, जबकि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगने के पूरे चांसेस रहते हैं, तो उस समय तो और ये आप पे बन जाता है, इनकम्बेंट हो जाता है। फ्रेंचाइज़र के लिए भी वो एक मौका रहता है, क्योंकि वो नई टेरिटरी में आया हुआ है, उसे नई चीज़ों का ध्यान रखना है उसे भी। तो आपके लिए भी ये मौका रहता है कि उस स्टेज का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। आप और कैसे नेगोशिएट कर सकते हैं अपनी टेरिटरी अपनी बढ़ा के, बिज़नेस फ्रेंचाइज़ का जो एग्रीमेंट है, अपनी टेरिटरी आप बढ़ा सकते हैं। आप अगर उसमें एक्सक्लूसिविटी फैक्टर नहीं है, तो वो एक्सक्लूसिविटी फैक्टर आप ला सकते हैं कि आप
नेबरिंग टेरिटरी में अगर कोई भी फ्रेंचाइज बिज़नेस का ऑफ़र आएगा तो वो सबसे पहले ऑफ़र आपके पास आएगा इंस्टेड में किसी और के पास जाने के लिए, और आपको अधिकार रहेगा उसको रिफ्यूज़ करने का। तो ये फैक्टर आप नेगोशिएट कर सकते हैं। पेमेंट के टर्म्स आप रीनेगोशिएट कर सकते हैं कि कितनी फ्रेंचाइज फ़ी जाएगी, उसमें अगर रिडक्शन पॉसिबल है, या जो ऑनगोइंग जो रॉयल्टी वाली जो फ़ीस होती हैं आप उसमें नेगोशिएट कर सकते हैं। तो आप देखिए बहुत सारा स्कोप है इस अग्रीमेंट में, जहाँ पे आप अपने फ़ायदे के लिए अगर आप थोड़ा सा संयम बरतेंगे, पेशेंस रखेंगे और आप रिलैक्स तरीके से स्ट्रेटिजिकली इस अग्रीमेंट को भी लेंगे, तो आप इसमें भी अच्छे तरीके से नेगोशिएट करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। तो और डिटेल में हम लोग ये स्टडी करते हैं कि और कौन कौन से ऐसे नेगोशिएबल आइटम्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है। हमेशा फ्रेंचाइज़र जो है कोशिश करता है कि आपसे गारंटीज़ लेने की, फ़ाइनेंशियल गारंटीज़, क्योंकि वो इंश्योर करना चाहता है कि ये जो रिलेशन बन रहा है ये पूरे ट्रस्ट का बने। अभी उसको आप पे ट्रस्ट नहीं है तो वो पूरी कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ाइनेंशियल गारंटीज़ बाय वे ऑफ बैंक डिपॉजिट्स या ड्राफ्ट्स, तो वो वहाँ पे नेगोशिएबल वो पूरा एस्पेक्ट बढ़ जाता है, वहाँ चांसेस बढ़ जाते हैं। पीरियड जो है, टाइम फ्रेम जो है, उसके एक्सटेंशंस का आप नेगोशिएशन कर सकते हैं। कहीं पे भी अगर टाइम फ्रेम बने हुए हैं तो आप उसको एक्सपैंड कर सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए। अगर कुछ ऐसे रेस्ट्रिक्टिव आइडियाज़ उसमें लगाए हुए हैं जो कि आपको नए यूनिट लॉन्च करने में या अपने बिज़नेस में, अगर आपको मान लीजिए आप इस अग्रीमेंट से बाहर जाते हैं जब वो टाइम फ्रेम ख़त्म हो जाता है, तो ऐसा रेस्ट्रिक्शन आप पे आ सकता है कि आप कुछ पीरियड तक सेम बिज़नेस या उससे रिलेटेड बिज़नेस आप नहीं कर सकते हैं। तो ये भी एक रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज़ है जो कि आपके अग्रीमेंट में अगर हैं तो आप उस पे नेगोशिएट कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं या उसके पीरियड को आप कम कर सकते हैं। राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूज़ल, अगर कहीं और पे फ्रेंचाइज ऑफ़र जा रहा है तो वो सबसे पहले ऑफ़र आपके पास आए इंस्टेड किसी और के पास जाए, और आपके पास वो अधिकार हो कि आप उसे पहले कंसिडर कर लें। तो ये क्लॉज़ आप जुड़वा सकते हैं। ये भी एक नेगोशिएशन का, एक अपने फेवर में कुछ चीज़ें लाने का ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है। साथ साथ अगर ट्रांसफ़र फ़ीस भी अगर उसमें जुड़ी हुई है उस बिज़नेस फ्रेंचाइज़ में, तो वो कैसे पे होएगी और कितना उसमें आप पैसा परसेंटेज बचा सकते हैं, ये एस्पेक्ट भी उसमें पहले से आप नेगोशिएट कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जो जैसे फ्रेंचाइज़र अगर आपके बिज़नेस फेल हो जाता है या उसको नहीं आप कंटिन्यू कर पाते हैं, तो वो जो एसेट्स हैं वो जब ट्रांसफ़र होते हैं तो फ्रेंचाइज़र उन्हें डेप्रिशिएटेड वैल्यू ना लेके मार्केट प्राइस वैल्यू पे ले, ये भी आप नेगोशिएट पहले से कर सकते हैं। तो हर एस्पेक्ट का आपको ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है अग्रीमेंट की फ्यूचर की, तो आपको थोड़ा सा विजनरी यहाँ पे बनना है और आगे की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उसको पहले से प्रीएम्प्ट करके उन पे पहले से ही विचार करके आपको आगे बढ़ना है। इन बातों का आपको एकदम ध्यान रखना है। तो ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं ये नेगोशिएबल लिस्ट में एक आपको मौका देते हैं कि आप उस अग्रीमेंट में साइन करने से पहले इन बातों का आप ध्यान रखें। तो और नेगोशिएबल आइटम्स उसी एस्पेक्ट पे हम लोग अभी कंटिन्यू करते रहेंगे और आप ऐसा भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप एक यूनिट से अगर आप शुरू कर रहे हैं उस बिज़नेस फ्रेंचाइज़ के लिए, तो आप अगर मल्टीपल यूनिट्स पे उस पे जाना चाहते हैं बाद में, तो वो एस्पेक्ट भी आप नेगोशिएट पहले से करके रख रहे हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि वो कंसिस्टेंसी रहे उस एग्रीमेंट में अक्रॉस योर बिज़नेस, उसमें कोई कमियां ना रहें, ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्टिव फैक्टर ना रहे जो कि आपको लिमिट करे। कितनी जल्दी आप अगर मल्टीपल यूनिट्स अगर आपको खोलने की आपकी ज़िम्मेदारी है, तो अगर उन्होंने कहा है कि हर 3 महीने में आपको एक इस्टेब्लिश करना है, तो आप वो 3 महीने का बढ़ा के 4 महीने, 5 महीने या 6 महीने भी करा सकते हैं। तो अगेन आपने यहाँ अपने आप को एक लीवे दिया है, एक ज़्यादा स्कोप ऑफ ऑपरेशंस। ऑफ कोर्स अगर आप
3 ही महीने में कर पाते हैं तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे एक स्कोप ऑफ ऑपरेशंस आपके और बढ़ जाते हैं, ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है टू टेक योर बिजनेस फॉरवर्ड। आप अपने पेस पे काम कर रहे हैं, सारी चीज़ों को इंश्योर कर रहे हैं कि कोई फास्ट या हरिड डिसीजंस नहीं हो रहे हैं, कोई जल्दबाजी में ऐसा कोई फ़ैसला आप नहीं ले रहे हैं। तो हर चीज़ नेगोशिएबल होती है। सिर्फ ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम अपने माइंडसेट को एक स्ट्रेटेजिक तरीके से अगर आगे बढ़ते हैं तो कुछ चीज़ें हम डेफिनेटली अपने फेवर में या ऐसा कन्वीनियंट उसे बना सकते हैं ताकि आगे कोई आपको दिक्कत ना हो। दोस्तों, रॉयल्टीज़ एक ऐसी चीज़ है कि जो रेगुलरली आपको मंथली जो भी आपका अग्रीमेंट है बेस्ड अपॉन दी रेवेन्यू जनरेटेड, टोटल बिजनेस जो आप कर रहे हैं, नंबर ऑफ़ यूनिट सोल्ड, उसके बेसिस पे जो भी रॉयल्टी कैलकुलेट होएगी वो आपको देनी पड़ती है। तो आप रॉयल्टी जो फ़ीस है वो आपके लिए एक्सपेंस है, उसमें नेगोशिएशन डेफिनेटली पॉसिबल होता है। आप उसको डायरेक्टली ना इंक्लूड करके आप अपने ट्रेनिंग का पीरियड बढ़ा सकते हैं, नंबर ऑफ़ टाइम्स जो आप ट्रेनिंग टू अंडरस्टैंड द बिज़नेस, आप उस पर भी नेगोशिएट कर सकते हैं। और भी कोई अगर बिज़नेस सपोर्ट या ऐसे आर्टिकल्स जो रिक्वायर्ड हैं उस बिज़नेस के रेगुलरली, आप उस एस्पेक्ट पे आप नेगोशिएट कर सकते हैं, अलग से बारगेन कर सकते हैं। आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि एडवांस प्रोटेक्शन फॉर द टेरिटरीज ऑफ बिजनेस यूनिट्स इन द पाइपलाइन, कि जितने भी आप फ्यूचरिस्टिक सोच के चलेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। एक क्रॉस डिफ़ॉल्ट वाला एक क्लॉज़ होता है जहाँ पे अगर आप ऐसी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है और जहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाता है और वो सारे जो एसेट्स हैं जो कि कंपनी ओन्ड हैं वो सारे वापस जा रहे हैं, या ऐसे एसेट्स हैं जो आपके काम के नहीं हैं और वो सिर्फ फ्रेंचाइज़र ही रख सकता है, उनका कैलकुलेशन कैसे होगा? वो डेप्रिशिएटेड कॉस्ट पे होगा या मार्केट प्राइस पे होगा? आपको इसमें भी ध्यान रखना है कि जहाँ पे वो डेप्रिशिएटेड कॉस्ट लगा रहा है यानी कि फ्रेंचाइज़र को उसमें एडवांटेज मिल सकता है। आप ये एस्पेक्ट पहले से ही ध्यान में रख के उसको रिस्ट्रिक्ट करा सकते हैं ताकि वो फ्रेंचाइज़र का बेनिफिट ना रहे, वो आपके फेवर में आ जाए। सो ये एस्पेक्ट आपको भी ध्यान में रखना है उसको बगैर साइन करने के लिए। तो अब ये हम लोगों ने देखा कौन कौन से ऐसे आइटम्स हैं, कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे हम नेगोशिएट कर सकते हैं, जहाँ पे हम अपने फ़ायदे की यहाँ पे बातें कर सकते हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसमें वेरिएशन ला सकते हैं। सो कुछ स्ट्रैटेजी हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं कि आपको पूरी डिस्कशन करने से पहले आपको एक तो साइन नहीं करना है। जितनी ज़्यादा आप डिस्कशन करेंगे, जितना आप क्लियरली समझने की कोशिश करेंगे, उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है। सो अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग इज़ ऑलवेज़ एडवाइजेबल। किसी भी प्रेशर के या किसी दबाव के तहत आप मत ऑपरेट करिए। अगर ऐसा दबाव पड़ रहा है, एक रश्ड डिसीजन हो रहा है, कम समय में आपको तय करना है, यानी वहाँ पे वो चीज़ ठीक नहीं है। इस एस्पेक्ट का भी आपको ध्यान में रखना है। जो अगर आप खुद सक्षम हैं ऐसे अग्रीमेंट में एंटर करने के लिए, अगर आप सक्षम हैं तब ज़रूर आप खुद भी कर सकते हैं। लेकिन एक और अच्छा तरीका होता है कि आप एक अच्छे अटॉर्नी के साथ जो लीगल आदमी है, जो लीगल बातों पे इंटरेस्ट ही नहीं रखता, उसको एक्सपर्टीज़ भी है, तो आप उसकी हेल्प लेके इस अग्रीमेंट को समझ के वहाँ पे प्रॉपर नेगोशिएशन करके आप आगे बढ़ सकते हैं। सो कोई भी ऐसी चीज़ नॉन नेगोशिएबल नहीं है। फ्रेंचाइज़र पूरी कोशिश करेगा कि अपनी बात, अपने टर्म्स, अपने कंडीशंस मनाने की, लेकिन आप का स्टेक इसमें है डेफिनेटली, क्योंकि आप उसमें एंटर करने वाले हैं, उस बिज़नेस का हिस्सा बनने वाले हैं। तो आपको इंश्योर करना है कि वो ऐसा कोई क्लॉज ना पड़े जो कि आपको आगे चल के दिक्कत में डाले। और क्या क्या एरियाज़ हैं, क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं जो कि हम ध्यान में रख सकते हैं। तो रिन्यूअल एक एस्पेक्ट होता है जहाँ पे रिन्यू करना है आपको कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट। आप उसका टाइम फ्रेम बढ़ा सकते हैं, किस टाइम फ्रेम तक कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, आप वहाँ पे नेगोशिएट कर सकते हैं। जितने आप चेंजेस अगर आप ला रहे हैं उसे प्लीज़ इंश्योर करिए कि आप नोट करके वो अग्रीमेंट में आ जाएं।
सो रिटन एस्पेक्ट ही कोर्ट ऑफ लॉ में माने जाते हैं, वही कंप्लाई होते हैं। वर्बल जितने भी स्टेटमेंट्स होते हैं उनकी कोई कीमत नहीं है। सो ये आपको ध्यान में रखना है। तो रिटन इंस्ट्रक्शंस, डिटेलिंग अग्रीमेंट्स होने ज़रूरी हैं। उसके साथ साथ रिन्यूएबल में आपको ध्यान रखना है कि वो कब आपका फ्रेंचाइज बिजनेस अग्रीमेंट शुरू हुआ है, कब से ऑपरेशन स्टार्ट हुए हैं, तो वो आपको कोई पेनल्टी ना पड़े, कोई उसमें एक्स्ट्रा फीस ना देना पड़े। तो वो आप पहले से खुद भी अगर ध्यान में रखेंगे तो आप उस नेगेटिव सिचुएशन में नहीं पड़ते हैं। इस एस्पेक्ट का आपको ध्यान रखना है जहाँ तक रिन्यूअल्स का सवाल है, क्योंकि हमेशा हर अग्रीमेंट जो है एक स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम के लिए होगा। तो वो उस टाइम फ्रेम को या तो नेगोशिएट करके आप हटा दीजिए या बढ़ा दीजिए, कोई ऐसी आपको पेनल्टी ना पड़े। इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है। सो अगेन ये सारी नेगोशिएशन फैक्टर आपकी एबिलिटी पे भी डिपेंड करती है, आपके एक्सपर्टीज़ पे भी डिपेंड करती है। और हमेशा इस एस्पेक्ट का भी ध्यान में रखना है कि वेवर जो देने हैं वो फ्रेंचाइज़र को अल्टीमेटली देनी है। तो वो हमेशा राइट एक रिज़र्व करता है वो किसी भी वेवर को एक्सेप्ट करने का या ना उसे एक्सेप्ट करने का। लेकिन ये एक और प्लस पॉइंट है आपके लिए टू एंश्योर, क्योंकि उसके पास वो राइट है, उसके पास वो अधिकार है। तो वो आप वहाँ पे आपको ये भी एक मैसेज जा रही है कि ये डेफिनेटली नेगोशिएबल है। और यहाँ एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है कि कोई अगर बड़ा ऐसा डिसीजन है जो कि उसके हाथ में है, फ्रेंचाइज़र के हाथ में है, तो हम कैसे बगैर इस रिलेशन को इम्पैक्ट करें, हम कैसे उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, कैसे उसको नेगोशिएट कर सकते हैं। तो इस एस्पेक्ट का हमें ध्यान में रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोशिश करनी है कि आप फुल डिस्क्लोजर लें, कोई हिडन कॉस्ट तो नहीं है इसमें। जितने कॉस्ट उसमें लगने हैं उसके बारे में आपको क्लियरली आइडिया होना चाहिए, उस अग्रीमेंट में वो होने चाहिए। जो फ़ीस उसमें लगनी है वो भी लिस्टेड होनी चाहिए। ये एक और चीज़ इंश्योर करने का है कि अवेयरनेस बढ़े और उसमें कोई ऐसे कॉस्ट सामने ना आए जो कि पहले से मेंशन नहीं था। सो मार्केटिंग में कॉस्ट जो इन्वॉल्व हैं और भी जो रेगुलर रॉयल्टी कॉस्ट पड़ेंगी, ये क्लियरली एक्सपेंसेस होते हैं जो कि आपको रेगुलरली प्रोवाइड करने होंगे फ्रेंचाइज़र को। तो इसकी पूरी डिटेलिंग, इसकी अवेयरनेस और इसका डिस्क्लोजर जितना होएगा उतना आपके लिए अच्छा है, उतना बिज़नेस के लिए अच्छा है, उतना इस रिलेशन के लिए अच्छा है। इन बातों को दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों नेगोशिएशन की स्ट्रैटेजी को और आगे बढ़ाते हुए एक एस्पेक्ट आप और जो स्ट्रेटेजिकली आप फॉलो कर सकते हैं, और वो ये है कि जब आप पूरी स्टडी कर लेते हैं, जब अच्छे से सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, तो जो रिक्वेस्ट करिए वेवर की या नेगोशिएशन जो करिए वो डेफिनेट हो, और साथ साथ जितना कम और प्रिसाइज होगा उतने चांसेस होते हैं उसके एक्सेप्टेंस के। सो अगर आप घड़ी घड़ी बार बार नेगोशिएशन करेंगे तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट लेके जाएगा। सो एक पहले से अवेयर हो जाइए और कम ऐसे रिक्वेस्ट देने से उनके चांसेस पूरे हो जाते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल चीज़ है, जो साइकोलॉजिकल दबाव पॉजिटिव पड़ जाता है और वो चीज़ें आप नेगोशिएट कर ले जाते हैं जहाँ पे आप अपने आप को बार बार दोहरा नहीं रहे हैं, बल्कि स्पेसिफाइड तरीके से लॉजिकली प्रैक्टिकली उसको लेके चल के आप आगे बढ़ रहे हैं। सो अगेन फ्रेंचाइज़र के पास डेफिनेटली राइट रहता है टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट, लेकिन द फैक्ट रिमेंस दैट चाहे जो भी हो जाए कि ये चीज़ें नॉन नेगोशिएबल हैं, आपको माइंडसेट ये बनाना है, आपको सोच बताना है कि एवरीथिंग इज़ नेगोशिएबल, और आपको अब कोशिश करनी है कि बेस्ट पॉसिबल अग्रीमेंट पे आप साइन करें। और क्योंकि अगेन एज आई सेड कि वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है, अब जो आपकी कंप्लाई करना है उस पे आपको ध्यान में रखना है। तो और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप नेगोशिएट या नेगोशिएटिंग टेबल पे आप ला सकते हैं? तो फ़ीस एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो मॉनेटरी एस्पेक्ट है बिज़नेस का, वो फ़ीस के तहत जो कि आपको रेगुलरली देना पड़ेगा। एक तो वन टाइम फ़ी है जो कि फ्रेंचाइज फ़ी कहलाती है,
उस बिज़नेस को यूटिलाइज़ करने के लिए, उस लाइसेंस, उस अधिकार को पाने के लिए, जो कि आप फ्रेंचाइज़ फ़ी देते हैं, वन टाइम फ़ी। उसके साथ साथ जो रॉयल्टीज़ आपको देनी पड़ेंगी उस राइट को इस्तेमाल करने की, रेगुलर बेसिस पे जो रेवेन्यू आप जनरेट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट बिज़नेस आइडिया, तो उससे जो सेल्स हो रहे हैं, तो आप अब यहाँ पे आप क्या चीज़ नेगोशिएट कर सकते हैं। डेफिनेटली वो जो पहली जो फ्रेंचाइज़ फ़ी है उस पे आप नेगोशिएट कर सकते हैं। जो रॉयल्टी का जो परसेंटेज वो आप नेगोशिएट कर सकते हैं। वो उसका परसेंटेज किस पे कैलकुलेट हो रहा है, वो नेट सेल पे हो रहा है या ग्रॉस सेल पे हो रहा है। नेट सेल पे जाहिर सी बात है वो कम होएगा, ग्रॉस सेल पे वो अमाउंट, रॉयल्टी का अमाउंट बढ़ जाएगा। सो ये एस्पेक्ट जहां आपको पता रहेगा तो आपके पास चांसेस रहेंगे उस पे आप सेंसिटिव रहें और उस पे क्वेश्चन उठाएं और जहाँ पे पॉसिबल हो उसको कम कराने की आप चेष्टा करें। तो फ़ीस एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि ये आपकी सारी ग्रोथ, आपकी रेवेन्यू, ये सारी चीज़ें इससे रिलेटेड हैं। तो ये एक डेफिनेटली यहाँ पे एक मौका मिलता है यहाँ पे नेगोशिएशन और बारगेनिंग करने का। तो इस एस्पेक्ट को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। आइए और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक और कहाँ हम नेगोशिएट कर सकते हैं। तो अक्सर फ्रेंचाइज़र, क्योंकि वो ओनर है इस बिज़नेस आइडिया का, तो वो मिनिमम आप पे हमेशा डालेगा कि आपको मिनिमम इतने समय में आपको ये करना है, या आपको मिनिमम इतनी सेल आपको अचीव करनी है, ये टारगेट्स अचीव करने हैं। सो यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड सेट किए जा रहे हैं, परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड सेट किए जा रहे हैं, कुछ एक्सपेक्टेशंस आप पे डाली जा रही हैं। तो टिपिकली यहाँ पे अब आपके लिए एक एडवांटेज यहाँ पे निकलता है कि आप इनमें भी नेगोशिएशन कर सकते हैं। कि इन्होंने कहा है कि आप मान लीजिए आपको 5 यूनिट्स खोलने हैं और उन्होंने कहा कि आप हर 6 महीने में आप 1 यूनिट आपको खोलना है, तो आप इस फैक्टर को नेगोशिएट करते हुए 6 से 8 महीने, 9 महीने या 12 महीने तक आप ले जा सकते हैं। तो ये सिर्फ एक हम एग्जांपल दे रहे हैं, तो वो उसके बेसिस पे आप ऐसे सोच सकते हैं जिससे आपको फ्लेक्सिबिलिटी फैक्टर बढ़ेगा। आप पे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो थोड़े से रिलैक्स्ड हो जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट जो है इतने पीरियड के चलेगा, तो आपको रिस्ट्रिक्शन वहाँ पे है उसके टाइम फ्रेम की, आप वो टाइम फ्रेम बढ़ा सकते हैं या कम करा सकते हैं। अगेन डिपेंडिंग अपॉन कि वहाँ पे आपको किस में ज़्यादा सुविधा हो रही है, कौन सी चीज़ ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो वहाँ पे आप आगे आके जितने आप अवेयर होंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। जितना भी कोई अच्छा जो फ्रेंचाइज एग्रीमेंट है वो हमेशा कोशिश ये करता है कि एक फेयर मिक्स, एक फेयर बैलेंस करके चले और कुछ ऐसी सिचुएशंस ना पैदा करे जिसमें कि यू एज अ फ्रेंचाइजी आपको कोई तकलीफ़ होए। ऑफ कोर्स कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कि दोनों पार्टीज़ के कंट्रोल में नहीं है, तो वो ऑब्वियसली एक और रीज़न बन जाता है कि उस एस्पेक्ट को भी ध्यान रखना कि जहाँ जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है उसकी वजह से बिज़नेस अफेक्ट होता है, तो उसकी पेनल्टी आपको क्यों देनी पड़े, या उसकी कमी आप क्यों उसको पूरा करें। तो इन एस्पेक्ट्स को या ऐसी लाइनें उसमें शामिल करना ताकि आपकी प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट आपका भी बना रहे, ये भी एक फॉर्म ऑफ नेगोशिएशन होता है कि किसी बेवजह आपको किसी भी चीज़ की पेनल्टी ना पड़े या आपको ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ना बढ़ जाए जो कि ऐसी चीज़ों की वजह से थी जो आपके कंट्रोल ही में नहीं है, राइट। सो तरह तरह से हमें यहाँ मौके मिल रहे हैं इस अग्रीमेंट को इंश्योर करना कि हम जो इसके जो पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट्स ऑफ कंप्लायंस हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, फ़ी स्ट्रक्चर हैं या मिनिमम परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स लेके हम चले हैं, जो टाइम फ्रेम अवेलेबल है, हम हर चीज़ में कहीं ना कहीं तरीके से हम उसमें नेगोशिएट कर सकते हैं। लेकिन साथ में जो साइकोलॉजिकल फैक्टर भी बताया था आपको दोस्तों कि फ्रीक्वेंटली रिक्वेस्ट करना से बेहतर है कि आप अगर डिटेल्ड स्टडी कर लेंगे और फिर अप्रोच करेंगे
तो वो इम्पैक्ट ज़्यादा डीप होगा, डेफिनेट होगा एज़ कम्पेयर टू अगर आप बार बार उसे नेगोशिएट करने की कोशिश करेंगे या हर चीज़ बदलने की कोशिश करेंगे। एक और एस्पेक्ट होता है असाइनमेंट का। ऐसा भी जहाँ पे ऐसे कुछ कंडीशंस फ्रेंचाइज़र लगाता है जहाँ पे इन्हीं चीज़ों में कुछ उसको राइट होता है कुछ चीज़ें रिफ्यूज़ करने का या ऐसे कंडीशंस डालना ताकि कुछ डिले हो जाए, अनफेयर डिले हो जाए, तो फ्रेंचाइज़ी उन स्थिति में क्या करे, उस फ्रेंचाइज़ी के लिए या उस बिज़नेस के लिए वो अच्छा नहीं है। तो वो उन एस्पेक्ट को, ऐसे असाइनमेंट्स को आपको ध्यान में रखना है कि आप उनको पे ध्यान में रखते हुए उसको रीनेगोशिएट करें ताकि आप ऐसी सिचुएशन में ना पड़ें जहाँ पे फ्रेंचाइज़र अपने फ्रेंचाइज़र या ओनर होने की पोजीशन की वजह से आप पे कुछ ऐसे पनिशमेंट्स लगा रहा है या डिले कर रहा है या कुछ ऐसी चीज़ें रिफ्यूज़ कर रहा है जो कि आपके बिज़नेस को या आपके डेवलपमेंट को या डेली ऑपरेशंस को हार्मफुल करती हैं। जहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर आप देखिए, अगर ऐसा बिज़नेस है एस्टेट प्लानिंग वाला वो बिज़नेस है जहाँ पे शेयर्स ट्रांसफ़र आप नहीं कर सकते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स को, अगर ऐसे क्लॉजेस हैं तो डेफिनेटली ये दिस इज़ ओपन फॉर नेगोशिएशन। आप इंसिस्ट कर सकते हैं कि आप अपने शेयर्स अगर आपको ट्रांसफ़र करने हैं, आपको अगर स्टेक्स अपने ट्रांसफ़र करने हैं तो आप वो कर सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स को कर सकते हैं या और एफिलिएट्स को आप कर सकते हैं। सो अगेन बहुत ही एक फ्लेक्सिबल अप्रोच रखते हुए, एक बहुत ही ऑब्जेक्टिव अप्रोच रखते हुए जब आप पूरी इंफॉर्मेशन आप उस अग्रीमेंट की लेते हैं, क्लियरली सारे कॉस्ट्स को समझते हैं, इसमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्रेंचाइज़र की, कहाँ और पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं टू फर्दर ऐड बाय वे ऑफ ट्रेनिंग, बाय वे ऑफ सपोर्ट, फाइनेंशियल एड्स, रिडक्शन ऑफ फीस, ये सारे देखिए एस्पेक्ट दोस्तों आ रहे हैं। टाइम फ्रेम में नेगोशिएट करना, उसे एक्सपैंड कर लेना, कोई रश डिसीजन का प्रेशर ना रखना, ये सारे एस्पेक्ट्स आपको क्लियरली बता रहे हैं कि हर जगह एक पॉसिबिलिटी है बार्गेन करने की। अगेन बार्गेनिंग का आइडिया ये है कि वो फेयर प्ले हो। अगर आपको किसी चीज़ में ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है तो बाय नॉट, आफ्टर ऑल आप उस बिज़नेस में हैं, उस एंटरप्रेन्योरशिप में हैं, टू नॉट ओनली मेक द बिज़नेस ग्रो, आप अपनी ग्रोथ के लिए भी हैं, अपने डेवलपमेंट के लिए भी ग्रोथ के लिए आप वहाँ मौजूद हैं। सो जितने आपको फ़ायदे रहेंगे, जितना रीज़नेबल आपका ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। टर्मिनेशन दोस्तों एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सिर्फ साइन करना या एक अग्रीमेंट में आना ये एस्पेक्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है। हमें एक दूसरे एस्पेक्ट को ध्यान में रखना है कि जब हम बिज़नेस हमारा एंड हो रहा हो, ये अग्रीमेंट एंड हो रहा हो, तो उसके क्लॉजेस क्या हैं, उस कंडीशन में अगर ऐसी नौबत आती है तो हमें क्या करना है, क्या पेनल्टी है, किन किन कंडीशंस में ऐसी स्थिति आ सकती है। तो हमें ये जितनी हम रिसर्च करके रखेंगे, जितने हम सवाल करके रखेंगे, तो वो हम वहाँ पे भी चेंजेस करा सकते हैं और अपने फेवर में या रीज़नेबल करा सकते हैं, सो दैट अनड्यू एडवांटेज फ्रेंचाइज़र सिंपली बिकॉज कि आपने वहाँ पे साइन कर दिया है, ऐसे पॉइंट्स को लेके आपको डिफ़िकल्टी में ना आए। बैंक्रप्सी ऑफ कोर्स जब होती है, जब आप दिवालिया घोषित हो जाते हैं, तब उस केस में कॉन्ट्रैक्ट का क्या होएगा, सूरत हाल अगर कोई आप ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या फ्रेंचाइज़र करता है तो उस केस में क्या पनिशमेंट है, क्या पेनल्टीज़ इन्वॉल्व हैं, और अगर ऐसा हो भी जाता है तो रेन्यूअल के क्या चांसेस हैं, क्या वो चीज़ें फ़ीस दे के या कुछ पेनल्टी दे के फिर इग्नोर होके आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ये सारे एस्पेक्ट टर्मिनेशन के भी ये आपको समझने ज़रूरी हैं और ये अप्लाई करने ज़रूरी हैं बाय वे ऑफ नेगोशिएशन एंड बार्गेनिंग, ताकि एक एक एस्पेक्ट बिज़नेस का दोस्तों कवर्ड हो। तो अगर आप नोटिस करिए, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप वो कन्वीनियंट प्रेशर डाल सकते हैं, स्ट्रेटेजिक प्रेशर डाल सकते हैं फ्रेंचाइज़र पे, ये इंश्योर करने के लिए कि आप
उसके जो टर्म्स हों, जो कंडीशंस हों, जो जहाँ पे जिन डॉटेड लाइंस पे आप साइन कर रहे हैं वो ऐसे अनरीजनेबल या अनफेवरेबल ना हो जो कि आपको आगे चल के कोई दिक्कत में डाल सकें। सो दोस्तों, ये लर्निंग का प्रोसेस है जो कि कंटिन्यू हो रहा है और हम आशा करते हैं कि ये जितनी भी इंफॉर्मेशन हम आपसे शेयर कर रहे हैं आप उसे अच्छे से एब्जॉर्ब कर रहे हैं और इसी स्थिति में जब आप होंगे जहाँ पे आपको ऐसे बिजनेस फ्रेंचाइज में आपको शामिल होना है तो आप इन एस्पेक्ट का स्ट्रेटिजिकली ध्यान में रखते हुए उनको इम्प्लीमेंट भी करेंगे और अपने फ़ायदे के लिए आप काम करेंगे। सो हमारी पूरी शुभकामनाएं, हमारा पूरा सपोर्ट आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।